हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षा ये 16-17 अप्रैल को निर्धारित की गई है। तो परीक्षा अपने समय से हो रही है, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। एक बहुत ही ज़रूरी काम छूट रहा था, मुझे लगा कि इसको भी पूरा करना चाहिए। जीएस में लगभग सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और प्रतिदिन आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बूस्टर के रूप में आपको मैं दे रहा हूँ। अब तक लगभग 14 बूस्टर हो चुके हैं और अभी तक ना क्या हुआ था कि जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन उसका जो रिवाइज डेटा है वो अभी हमें देखना बाकी है। यानी कि जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं तो उसको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट करके देखेंगे। जैसे कि एक प्रश्न ये पूछा गया था, देखो सबसे पहले तो ये बता दें, तो पहले तो ये बता दें कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो कि आया था 2016 में, तो उसमें 12 जनवरी 2019 को ये परीक्षा हुई थी। तीसरे शिफ्ट का यह क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर क्योंकि डेटा जो है ना वो अपडेट करना था तो मैंने इसको वन लाइनर में बदल दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2016 का पद्म विभूषण किसे दिया गया था। अब ये देखो, पद्म विभूषण के बारे में बात हो रही थी, ये प्रश्न आयोग ने हटा दिया था क्योंकि प्रश्न गलत था। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण नहीं दिया जाता है, तो इसे हटा दिया गया था। और अब इसे थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये टॉपिक आया था तो हो सकता है कि इस बार भी आ ही जाए। 2025 का जो पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान देना कि 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं। कितने? 139। आपको पता ही है कि पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्म भूषण, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो इस बार 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, 19 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। और इसमें भी ये याद रखना कि 7 लोगों में जिनको पद्म भूषण दिया गया है उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इसमें आपको याद होगा जो बिहार कोकिला कही जाती थी, शारदा सिन्हा जी, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 2 नाम और हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन चलो दोबारा से आपको बता देता हूँ। इसमें एक नाम आएगा और एमटी वासुदेवन नायर का और दूसरा नाम आएगा ओसामू सुजुकी का। जी हाँ, ओसामू सुजुकी वही जो मारुति सुजुकी के सीईओ थे। और एमटी वासुदेवन नायर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है ये पुरस्कार पद्म भूषण। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2015 से संबंधित। आपको पता ही ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो 2025 का जो आयोजन है ये अभी तो हुआ नहीं है, 2024 वाला हुआ था। तो उसी के बारे में हम इसे अपडेट कर लेते हैं। ये प्रश्न भी आयोग द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन ध्यान देना इसे हम अपडेट कर लेते हैं 2024 के सापेक्ष। तो 2024 में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था, गोवा में ही होता है हर साल, तो ये 55वां क्रम था। ठीक है, 55वां क्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। और इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है 2024 के लिए, ये लिथुआनिया की एक फिल्म है जिसका नाम है टॉक्सिक। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं जिनको सिल्वर पिकाक दिया गया है। तो द न्यू ईयर दैट नेवर कम्स के लिए बोगदान, इनका नाम है बोगदान मुरेसानू। ठीक है, बोगदान मुरेसानू, ये भी जो है लिथुआनिया के ही हैं। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था फिलिप नॉइस को। तो ये सारे नाम जो हैं ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो जो युद्धाभ्यास है ना वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अब मैं टॉपिक वाइज आपको सारे करंट करवा दूंगा। पिछले लगभग 1 साल के जो जितने भी करंट आएंगे टॉपिक वाइज, वो अब सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बूस्टर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर इंद्र 2015 के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इंद्र 2015। तो देखो 2015 लिखे तो इसका मतलब ये कि जो इंद्र है 2015 का ये क्या था। लेकिन आप जान लीजिए कि भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास होता है जिसको नाम दिया गया है इंद्र। वैसे भारत और रूस के बीच 3 युद्धाभ्यास होते हैं, एक है इंद्र, दूसरा है इंद्र नेवी और तीसरा है वोस्टोक। ठीक है, तीनों याद रखना। 2016 में 475वीं जयंती किस योद्धा की मनाई गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 2016 में 475 साल पूरे हो चुके हैं महाराणा प्रताप जी के। अगला क्वेश्चन था कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
स्टैंड अप इंडिया का संबंध किससे है? तो जैसा कि आप जानते हैं, दो योजनाएं, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक आपका है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत पहले होती है, ध्यान रखना, 2015 में स्टार्टअप इंडिया, और इसके बाद 2016 में स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होती है। तो इनका क्रम याद रखना, पहले कौन सा आएगा? स्टार्टअप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया ये शुरू होता है 5 अप्रैल 2016 को। इसका संबंध है SC ST और जो फीमेल लोग हैं उनका जो है आर्थिक रूप से उत्थान, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि बैंक से उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग अपनी जीविकोपार्जन कर सकें या फिर अपना एक नया आर्थिक कोई गतिविधि को स्टार्ट कर सकें। और इसी से जुड़ा हुआ या मिलता जुलता एक और इनिशिएटिव था जिसको नाम दिया गया था स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है ये भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट किया गया था, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शैक्षिक दक्षता यानी कि एजुकेशनल एफिशिएंसी की मूल आवश्यकता क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है। तो इसमें ये प्रश्न था, 4 विकल्प इसमें दिए गए थे शैक्षिक दक्षता से संबंधित कि ये इसकी जो मूल आवश्यकता है क्या है। शिक्षण कौशलों में निपुणता, ये भी सही था। शिक्षण के विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, ये भी सही था। यानी कि शिक्षण से संबंधित जो विभिन्न तकनीकें होती हैं उसमें निपुण होना चाहिए शिक्षक को। और शिक्षण में संचार माध्यमों और तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। तो तीनों बातें यहाँ पर सही थी। इसका जो उत्तर था वो विकल्प डी था, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा गलत है। अब यहाँ पर देखो विकल्प दिए गए थे, 4 विकल्प, आपको बताना था कि कौन सा गलत है। ये जो है मापन और मूल्यांकन के बारे में है। तो मापन और मूल्यांकन के बीच कोई संबंध नहीं है, या फिर मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, ये तो बिल्कुल सही है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की क्रिया है, ये भी सही है। मूल्यांकन मूल निर्धारण की प्रक्रिया है, ये भी सही है। लेकिन ये जो कहा गया कि मापन और मूल्यांकन के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारा आंसर था, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि शोध प्रतिवेदन यानी कि रिसर्च रिपोर्ट्स में परिसीमन का मतलब होता है डेलिमिटेशन। तो शोध प्रतिवेदन यानी कि रिसर्च रिपोर्ट में जो डेलिमिटेशन होता है यह किससे संबंधित होता है। तो पहला विकल्प था कि समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, करेक्ट है। शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, ये भी करेक्ट है। और शोध समस्या के परिभाषीकरण से, ये भी सही है। यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 की UGC में कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। क्या पूछ रहे हैं कि वर्ष 2016 की UGC की कौन सी अधिसूचना थी जो कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान यानी कि क्वालिटी PhD कहेंगे ना आप रिसर्च को, तो क्वालिटी रिसर्च सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो विकल्प में सही जवाब था कि PhD पूर्ण करने की न्यूनतम और अधिकतम अवधि को तय करना। अगला क्वेश्चन था यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण कैसे होगा। तो एक शोधकर्ता है, रिसर्चर है, जो कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है। तो इसके लिए जो प्रदत्त होंगे, जो डेटा होगा उसकी एनालिसिस, विश्लेषण किया जाएगा इनोवा के साथ साथ टी परीक्षण के द्वारा, ठीक है। अब बाकी जो प्रश्न है बड़े आसान है। अब हो सकता है कि इसका उत्तर तो आप फटाफट दे लेंगे। जैसे कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में कौन सा OS होता है, तो फिलहाल उसमें दिया गया था डॉस होता है, विंडोज़ होता है, एंड्रॉयड होता है और एनी अदर होता है। तो ऐसा नहीं, अब तो एंड्रॉयड और iOS ये 2 मुख्य OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मोबाइल फ़ोन में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजता है, अगर आपको कुछ सर्च करना पड़ता है, आप गूगल को ओपन करते हैं, उसमें कुछ आप लिख देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे बिंग वगैरह हैं, ये भी आपके सर्च इंजन ही हैं। तो ज़्यादातर तो गूगल ही प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन बिंग वगैरह में भी सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सर्च इंजन। किस नेटवर्क में WLL होता है, तो कई बार ना WLL का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं। तो वायरलेस इन लोकल लूप, ये WLL का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाया जाता था। सबसे पहली जो पीढ़ी थी कंप्यूटर की, उसी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, पहली पीढ़ी में। यहाँ पर मैंने आपके लिए चारों पीढ़ियों को डिस्कस कर दिया है।
देखो, जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी, दूसरी थी, तीसरी थी और चौथी थी। इनका जो समय है वो इस प्रकार से है। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था वो 1940 से लेकर 1952 तक रहा। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाए जाते थे। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1952 से लेकर 1964 तक रहा। इसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग में लाए जाते थे। इसके बाद आईसी आ गई। तो तीसरी पीढ़ी में जो कि आई थी 1964 से लेकर 1971 के बीच में आईसी का प्रयोग होता था। लेकिन 1971 के बाद से लेकर अब तक जो कंप्यूटर प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन्हें आप चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। एक पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो भी अस्तित्व में आ रहा है धीरे धीरे। अब एआई के साथ आपको पता ही है कि एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। तो पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे ना वो तो बहुत ही स्मार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, दो टर्म याद रखना, एक होता है अल नीनो, दूसरा होता है ला नीना। ठीक है, तो अल नीनो जो है ये गर्म धाराएं होती हैं, ला नीना ठंडी धाराएं होती हैं, जिससे मौसम पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि अल नीनो का संबंध किससे है, तो समुद्री जलधारा से होता है। और अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो है ना 4 विकल्प दिए गए थे, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा या एफॉरेस्टेशन, वनीकरण। तीसरा था कि कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो आपका कूड़ा कचरा है उसको एनर्जी में बदलने से। और एक है सोलर एनर्जी। क्या पूछ रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन का हिस्सा, तो वनीकरण भी है और कन्वर्जन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी भी है और सोलर एनर्जी भी है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी जो है शामिल नहीं है। तो विकल्प ये आपका इसमें सही था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्य रूप से ओजोन परत के नियंत्रण से संबंधित है। तो जितने भी अब तक प्रोटोकॉल आए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, सारे नाम दिए गए थे। इसमें सही जवाब था कि ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित होता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कि कनाडा में स्थित है। और ये जो प्रोटोकॉल था ये अस्तित्व में आया था 1987 में और लागू हुआ था 1989 में, ये भी याद रखना। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन क्षरण से है। ठीक है, निम्न में कौन सा टाइगर, अच्छा आप लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। ये धरती हो गई, इसके ऊपर वायुमंडल हो गया, तो आपको ये बताना है कि वायुमंडल जो है किस परत में पाया जाता है। ठीक है, इस परत का नाम आपको बताना है। निम्न में कौन टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो फिलहाल अब ये संबंधित नहीं था तो मैंने इसे थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। जैसे कि दिसंबर 2024 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं ये आपसे पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए हैं, 57 हो गए हैं। और जो 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है ये है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक प्रश्न और भी याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2025 को 4 नए वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो अब भारत में सभी जो वेटलैंड साइट्स हैं उनकी संख्या 89 हो गई है। आपको ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की है। और रेगुर मिट्टी के बारे में पूछा गया था। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, महाराष्ट्र में यह बहुतायत में पाई जाती है। इसमें कपास की जो फसल होती है वो उगाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत में किस रानी ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात शासन किया था। तो कौन सी रानी थी जिसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो शासन करती है। अपाला, नागनिका, यशोदा और महाप्रजापति गौतमी का नाम था। इसमें सही जवाब था नागनिका। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो संख्या जो थी वो एग्जैक्ट नहीं दी गई थी क्वेश्चन पेपर में, तो आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। याद रखना कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। और प्राचीन भारत में कांची कहाँ पर था, तो कांची था तमिलनाडु में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपको पता ही है कि प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में, 1867 में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप किसमें उपबंधित है, मतलब संविधान का वह कौन सी अनुसूची है जिसमें शपथ से संबंधित जो प्रावधान है किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। संविधान से संबंधित जो अलग अलग अनुच्छेद हैं और वो किस भाग में है, किस अनुसूची में है, ये सब रट लीजिएगा अच्छे से, कहीं क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान स्थितियाँ हैं किस मायने में, तो संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्राप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
में कौन कौन शामिल होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। कई सारे विकल्प थे। सही जवाब था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। लेकिन अब प्रश्न ये नहीं आएगा। अब आपसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना पड़ सकता है। तो उसको आप बताइए अगर आपको पता है। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो यह तब 1600 रुपये थी। अब ये इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। अब पूछा गया था भारत सरकार का जो बजट था 2016-17, उसमें यह पूछा गया था कि नकुल स्वास्थ्य पात्र जो योजना है ये किसी से संबंधित है, तो ये था डेयरी क्षेत्र से। अब यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि बजट 2025-26 का जो बजट आया है ये भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो इस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे। अब आपसे मैं 2 प्रश्न करूंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप ये बताइए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो फटाफट इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। और जो लोग आंसर करेंगे डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में भी बेटर करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।